वेलकम स्टूडेंट्स, इस नए वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को डिस्कस करेंगे। रिसोर्सेज के बारे में आप सभी ने पहले सीख लिया है। रिसोर्सेज क्या होते हैं सभी एक बार गैस कीजिए। रिसोर्सेज वो सारी चीज़ें जिनसे आदमी की किसी प्रकार की ज़रूरत पूरी होती हो, वो सब क्या होंगे? रिसोर्सेज। जिसमें मैंने आपको बताया था नेचुरल, ह्यूमन मेड, ये सारे रिसोर्सेज हैं। तो इन्हीं सारे रिसोर्सेज में हम क्या पढ़ेंगे? लैंड कैसा रिसोर्सेज है? नेचुरल। सॉइल कैसा है? नेचुरल। तो ये सारे जो रिसोर्सेज हैं वो कैसे हैं? नेचुरल। तो आज इसी के बारे में हम सीखेंगे, सारे रिसोर्सेज के बारे में सीखेंगे, लैंड, सॉइल, वाटर और नेचुरल वेजिटेशन। चलो एक एक को कवर करते हैं। ओवरव्यू, इस जो पूरा चैप्टर है इसका ओवरव्यू देख लो। हमारे वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में लोग डिफरेंट लाइफ जीते हैं। जैसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट की जो व्यक्ति होंगे या वहाँ की फैमिली होगी, वहाँ की लाइफ अलग होगी। नॉर्थ अमेरिका के लोगों की लाइफ अलग होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ की टोपोग्राफी, वहाँ के वाटर, वहाँ की सॉइल, वहाँ की वेजिटेशन, इन सब का उनकी लाइफ पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। वहाँ की टेक्नोलॉजी, यानी वहाँ टेक्नोलॉजी आदमी ने किस प्रकार से इनोवेट की है, इस चीज़ का भी उसकी लाइफ पर प्रभाव पड़ेगा। डिफरेंस किस किस कारण होता है? क्वालिटी ऑफ लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल्स, द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, इसके अलावा क्लाइमेट, इसके अलावा आप ले सकते हैं रेन, ये सब चीज़ें इसमें अपना योगदान देती हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज इज द मेन रीजन प्लेस डिफर फ्रॉम ईच अदर। ये मैंने आपको बता दिया कि ये सारे जो रिसोर्सेज हैं इनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर डिफर करना, ठीक उसी प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान के लोगों की लाइफ भी डिफर करना, इन दोनों में क्या होता है? रिलेशन होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लैंड रिसोर्सेज। तो ये मैंने आपको बता दिया कि लैंड रिसोर्सेज जो है वो क्या है? एक नेचुरल। कैसा रिसोर्सेज है? नेचुरल। ये टोटल जो अर्थ सरफेस है उसका कितना परसेंट कवर करता है? 30%। मीन्स 70% पर क्या होगा? गैस करो। यस, वाटर। 70% पर क्या होगा? वाटर। आप सभी ने सही गैस किया होगा। 30% पर होगा अर्थ सरफेस और 30% पर हो गया लैंड और 70% पर आपका हो गया वाटर। नेक्स्ट, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। देखो, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन क्यों होगा? किसका रोल होगा डिस्ट्रीब्यूशन के पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन में? हमने पिछली क्लास में भी सीखा था कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन पर प्रभाव पड़ता है। देखो, उनमें हम सीख सकते हैं टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मतलब वहाँ का उच्चावच, वहाँ की भौगोलिक बनावट। क्या कोई व्यक्ति माउंटेन या ये बोलो डेजर्ट या थिक फॉरेस्ट कवर एरिया, जो फॉरेस्ट जहाँ घने सघन वन है जैसे अमेजन, तो यहाँ लोग ज़्यादा रहना पसंद करेंगे या किसी मैदानी भाग या रिवर वैली में? तो जाहिर सी बात है कि लोग रहना कहाँ पसंद करेंगे? रिवर वैली में या मैदान में। क्यों? क्योंकि यहाँ की लाइफ यहाँ की तुलना में क्या होगी? हार्ड होगी, डिफ़िकल्ट होगी। तो इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। देखो और कौन कौन सी चीज़ें हैं? रग्ड टोपोग्राफी, लाइक स्टीप स्लोप माउंटेन, यानी तेज ढाल है, तो क्या वहाँ लोग रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि बारिश के दिनों में यहाँ से इनका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो सारा जा सकता है और भी कई तरह की इनको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा है वाटर लॉगिंग। दूसरा क्या है? वाटर लॉगिंग, यानी जहाँ वाटर लॉगिंग होगा यानी दलदली जो इलाके होंगे, क्या वहाँ लोग आसानी से रहेंगे? नहीं रह पाएंगे। डेजर्ट, थिक फॉरेस्टेड एरिया, ऐसे एरिया में पॉपुलेशन जो है वो कैसी होती है? स्पार्स, बिल्कुल छितरी हुई, यानी वहाँ सघन नहीं होगी, कम होगी। और इस प्रकार का एरिया कैसा होगा? अनइनहेबिटेटेड। ठीक इसके विपरीत प्लेन्स, रिवर वैली कैसे होंगे? सूटेबल। किसके लिए?
एग्रीकल्चर के लिए, और एग्रीकल्चर यदि वहाँ होगी तो लोगों या पॉपुलेशन भी वहाँ ज़्यादा होगी, पॉपुलेशन की डेंसिटी भी वहाँ ज़्यादा होगी। तो इस स्लाइड में हमने सीखा लैंड रिसोर्सेज क्या है, किस प्रकार से लैंड रिसोर्सेज पॉपुलेशन के अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन में अपना योगदान देती है। चलते हैं आगे। अगला है आपका लैंड यूज। देखो लैंड यूज किस किस प्रकार की एक्टिविटी में होता है। एक मिनट, लैंड यूज किस किस प्रकार की एक्टिविटी में होता है, सबसे पहले हमें ये पता करना है। तो बेसिक सी चीज़ है कि सबसे पहले लैंड का यूज करता आदमी किस में, एग्रीकल्चर में। इनिशियली जब आदमी का ओरिजिन हुआ तो उसने सबसे पहले क्या करना शुरू किया था, एग्रीकल्चर। कि धीरे धीरे उसने पेड़ उगाए, पशु पालना शुरू किया, फिर रहना शुरू किया। ये सब हिस्ट्री में प्रीवियस क्लास में आप सीख चुके हैं। इसके अलावा लैंड का हम कहाँ यूज़ करेंगे, फॉरेस्ट्री, माइनिंग। माइनिंग कहाँ कहाँ होती है, माइनिंग से आपको मैं बता देता हूँ। हमारा जो इंडिया का ईस्टर्न पार्ट है, बेसिकली छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और आपका वेस्ट बंगाल, यहाँ जो छोटा नागपुर का पठार है, वहाँ दुनिया भर के मिनरल्स या उनकी खान मिलती है, या उनके सोर्स मिलते हैं, या उनकी डिपॉजिट्स मिलते हैं। तो वहाँ माइनिंग की एक्टिविटी खूब होती है। बिल्डिंग हाउसेज, देखो बिल्डिंग की इसमें मैंने मिस्टेक कर दी, इसको ठीक कर लीजिएगा, BUILDING है ना। बिल्डिंग हाउसेज यानी बिल्डिंग बनाने या मकान बनाने की जो एक्टिविटीज़ है वो कहाँ होगी, लैंड पर। कहाँ होगी, पूरी तरह लैंड पर। रोड्स कहाँ बनेंगे, लैंड्स पर। और इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करेंगे, वो सब एक्टिविटी कहाँ होंगी, लैंड पर। तो लैंड का ये यूज हुआ। अब लैंड यूज आप समझ गए होंगे कि ये सारी एक्टिविटी आदमी अपनी टेक्नोलॉजी और पॉपुलेशन के वेलफेयर के लिए इन सारी एक्टिविटी को करता है, उसको मिलाकर क्या बोलेंगे, लैंड यूज। सेकंड जो टॉपिक है, सेकंड जो पॉइंट है वो है डिटरमाइन बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट। हाँ, ये सारी जो एक्टिविटी हैं इनको डिटरमाइन किन किन फैक्टर के द्वारा किया जाता है। इनमें सबसे बड़ा फैक्टर है फिजिकल फैक्टर में, आप देखो टोपोग्राफी। यदि किसी इलाके की टोपोग्राफी मतलब वहाँ प्लेन्स होंगे, प्लेन की बजाय यदि वहाँ डेजर्ट या आप ये बोलो माउंटेन होंगे, तो क्या वहाँ ज़्यादा ये सारी एक्टिविटी होंगी, नहीं होंगी। प्लेन्स और रिवर वैली में ये सारी एक्टिविटी ज़्यादा होंगी। तो टोपोग्राफी का बहुत बड़ा रोल है। सॉइल, फर्टाइल सॉइल यदि अच्छी होगी, फर्टाइल सॉइल यदि होगी तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी। क्लाइमेट दोनों फैक्टर के लिए काम आता है। जैसे ह्यूमन की हेल्थ के लिए क्लाइमेट अच्छा हो। दूसरा, क्लाइमेट इस प्रकार से होना चाहिए कि वहाँ पर उगने वाली फसलों के अनुसार क्लाइमेट होना चाहिए। एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में किसी भी प्रकार के प्रोडक्शन को हम संभव नहीं बना सकते। मिनरल्स होने चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। वाटर तो बहुत मेन फैक्टर हो गया कि वाटर बिना तो कुछ संभव ही नहीं है। इन सब के अलावा यदि इन सब में किस किस में, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स और वाटर, इन सब में यदि कोई चीज़ ना हो तो आदमी अपनी टेक्नोलॉजी की सहायता से भी उसकी कमी को दूर करता है। तो ये था आपका लैंड यूज। आपको समझ में आया होगा लैंड यूज। आगे है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। देखो लैंड रिसोर्सेज को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है प्राइवेट लैंड। देखो नाम से ही लग रहा है कि प्राइवेट लैंड किसके द्वारा ओन की जाएगी, किसी इंडिविजुअल के द्वारा, प्राइवेट मेंबर के द्वारा। यानी ये किसके द्वारा ओन की जाएगी, इंडिविजुअल के द्वारा। और जो कम्युनिटी लैंड है वो किसके द्वारा ओन की जाएगी, कॉमन, यानी सभी के लिए, सभी कम्युनिटी के द्वारा। ये कॉमन यूज होगा इसका। और इस प्राइवेट जो लैंड है इस पर पूरा अधिकार किसका होगा, इंडिविजुअल आदमी का। और इसके द्वारा किए गए सारे प्रोडक्शन पर भी किसका अधिकार होगा, इंडिविजुअल का। और इंडिविजुअल ही इस प्राइवेट लैंड पर कोई किसी प्रकार की एक्टिविटी क्या कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है या एक्सरसाइज कर सकता है। कम्युनिटी लैंड पर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी बोलते हैं कि कॉमन आदमी, सभी का हुआ ही,
सभी लोग इसमें विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी कर सकते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हो या वहाँ नेचुरल वेजिटेशन है तो उसके जो प्रोडक्ट्स हैं उनका यूज हो। इसके अलावा मेडिसिनल हर्ब्स जो होती हैं दुनिया भर की, ऐसे ऐसे पेड़ होते हैं ना जिनसे दवाइयाँ बनती हैं, उनका भी यूज वहाँ के लोग कर सकते हैं। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन। अगला है आपका, ये विभिन्न कंट्री में लैंड यूज का पैटर्न बताया गया है कि किस प्रकार से किस किस कंट्री में लैंड को यूज या लैंड की यूज का पैटर्न है, उसको हम थोड़ा सा देखेंगे। देखो, परसेंटेज ऑफ एरिया इन वेरियस टाइप दे रखे हैं, जैसे क्रॉप लैंड में कितना परसेंट यूज होता है, पास्चर समझते हैं ना, चारागाह, यानी जैसे मवेशियों को जो कॉमन लैंड होती है उस पर छोड़ दिया जाता है, फिर मवेशी उसमें चढ़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पास्चर लैंड। फॉरेस्ट लैंड कितनी है, अदर यूज कितने हैं। तो देखो ऑस्ट्रेलिया में आप देखोगे, सबसे पहले तो आप ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, इंडिया, जापान, रशिया, यूके, यूएसए, इन सब की लोकेशन हमें मैप पे देखनी है। आपका ये काम होगा जब ये पूरा होगा लेसन, उसके बाद में आप ये जो वीडियो है ये पूरा होने के बाद में आप एटलस में इन सबको क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। तो क्रॉप लैंड आप देखो, क्रॉप लैंड ऑस्ट्रेलिया में 6%, यहाँ 9 या 5 या 10, फ्रांस में 35, इंडिया में 57%। देखने की बात है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए लैंड का यूज किया जाता है। वहीं दूसरा पास्चर लैंड के लिए देखो, यहाँ 56% और इंडिया में महज 4%, जापान में 2%। तो ये देखना है। फॉरेस्ट कवर देखो, फॉरेस्ट कवर यदि आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा हुआ आपका जापान में 67 और इंडिया में कितना है, महज 22 और 23%। अदर यूज आप देखो, तो ये आपको समझना था कि किस तरह सेलेक्टेड जो कंट्री है वहाँ फॉरेस्ट या लैंड यूज किया जाता है, उसका ट्रेंड कैसा है। अब चैलेंजेस क्या है, हमारा जो लैंड रिसोर्सेज है इसके सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो सबसे पहला चैलेंजेस है लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, यानी मैंने आपको शुरू में बताया कि हमारा जो टोटल अर्थ सरफेस है उस पर कितना है, 30%। 30% में से भी हम देखें तो हमारा इंडिया की हम पर्टिकुलर बात करें तो हमारा कितना है, 2.48%। हमारा टोटल एरिया कितना है, वर्ल्ड के टोटल जो एरिया है अर्थ सरफेस का उसका 2.48 सरफेस है हमारा। तो जो इसकी अवेलेबिलिटी है वो कितनी है, लिमिटेड। ऐसा तो है नहीं कि भाई ये है इसको रबड़ है इसको खींचकर बड़ा कर दो, ये तो उतना ही रहेगा। प्रॉब्लम क्या हो रही है, पॉपुलेशन हमारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो जो एरिया में पहले, जैसे मान लो पहले रहते थे 50 करोड़ लोग, आज वो बढ़ते बढ़ते 100 हो गए, 150 करोड़ भी होंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि लैंड बढ़ जाएगी, लेकिन इस पर जो डिस्ट्रीब्यूशन, इस पर जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होगा, बढ़ेगा और इस पर उसका दबाव ज़्यादा बढ़ेगा। दूसरा क्या है, क्वालिटी इश्यू। लैंड जो है ज़रूरी नहीं कि हर जगह फर्टाइल हो, कहीं डेजर्ट भी होगा, कहीं आपकी मिट्टी ऐसी होगी जिसमें मिनरल्स नहीं होंगे। ये सब हम आगे की क्लासों में सीखेंगे। तो ये इश्यू हो गया। एनक्रोचिंग फॉर कमर्शियल पर्पज़, जो लैंड अवेलेबल है तो आदमी अपनी प्रोग्रेस के चक्कर में जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए या जो ट्रेडिशनल यूज हम करते थे उसको भूलकर आदमी क्या कर रहा है, कमर्शियल पर्पज़ के लिए उसका यूज़ करता जा रहा है। कमर्शियल पर्पज़ में क्या क्या हो गया, जैसे हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है अर्बन एरिया में, और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ है वहाँ भी क्या हो रहे हैं, कॉम्प्लेक्स वगैरह बन रहे हैं। इससे हो क्या रहा है, हमारा जो लैंड यूज का पैटर्न है वो दिन पर दिन बदलता जा रहा है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं। इन सब से रिजल्ट क्या हो रहा है कि लैंड का दिन पर दिन क्या होगा, डिग्रेडेशन का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मानिए ये पहले कोई एरिया था, यहाँ पहले एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी। अब क्या हुआ कि आदमी अपने उन्नति के दौर में यहाँ इंडस्ट्री एस्टेब्लिश कर दी। इंडस्ट्री जब एस्टेब्लिश होगी तो यहाँ फैक्ट्री एस्टेब्लिश होगी, तो इससे क्या निकलेगा, इसका अवशेष निकलेगा। तो होगा क्या कि जो आसपास की जो लैंड है वहाँ ये जमा होगा, तो जो लैंड है वो तो पूरी तरह खराब हो जाएगी। तो ये हो गया डिग्रेडेशन। लैंडस्लाइड की बहुत सारी
समस्याएं बढ़ रही हैं। सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन कैसे होता है कि जैसे वनों की आप कटाई कर रहे हैं और बारिश हो रही है तो सॉइल का इरोजन हो रहा है। इस प्रकार से फैक्ट्रियों से निकला हुआ मलबा उस पर जमा हो जा रहा है और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा भी सॉइल इरोजन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा डेजर्टिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन मतलब मरुस्थलीकरण, मरुस्थल का दिन पे दिन प्रभाव या बढ़ता हुआ जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम वनों की कटाई कर रहे हैं। वनों की कटाई आप करेंगे तो जो मिट्टी है उसका प्रसार क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। आपको पता होगा कि हमारे इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में, राजस्थान में थार का डेजर्ट है, तो उसका एक्सपेंशन धीरे धीरे ईस्ट की तरफ बढ़ रहा हो रहा है। कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। चलो अब हमने चैलेंजेस देखे तो इसकी कंजर्वेशन को भी हम डिस्कस करेंगे। इसको कंजर्व करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हम कर सकते हैं ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर डिमांड लेड टू लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन टू फॉरेस्ट कवर एंड एरेबल लैंड। देखो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है? ग्रोइंग पॉपुलेशन। तो सरकार को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि जो पॉपुलेशन है उस पर कंट्रोल हो। और इसके अलावा एफोरेस्टेशन, यानी जहाँ एफोरेस्टेशन और रिफोरेस्टेशन दो टर्म है, इसमें दोनों टर्म आपको क्लियर कर देता हूँ, रिफोरेस्टेशन और एफोरेस्टेशन। जैसे मानो ये कवर था, यहाँ पहले फॉरेस्ट कवर था, यहाँ पेड़ थे खूब, तो लोगों ने क्या किया कि अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी के चलते इन सबको क्या कर दिया? काट दिया। इन सबको क्या कर दिया? ऐसे काट दिया। तो काटने से होगा क्या? काटने के बाद में एक उसी जगह पर फिर से पेड़ लगाना, इस एक्टिविटी को बोलेंगे रिफॉरेस्टेशन। और नई जगह पर वन लगाना, पेड़ लगाना, उसको बोलते हैं एफोरेस्टेशन। तो एफोरेस्टेशन से हम लैंड डिग्रेडेशन, सॉइल इरोजन, इन सब समस्याओं से निपट सकते हैं। और क्या हो रहा है? रिक्लेमेशन रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर, यानी फर्टिलाइजर्स और जो पेस्टिसाइड्स हैं उनके यूज को भी रेगुलेट करने की जरूरत है। और क्या हो रहा है? चेक ऑन ओवरग्रेजिंग, यानी जो कॉमन लैंड होती है, जो कॉमन लैंड होती है उसमें क्या होता है कि लोग या कम्युनिटी के लोग जो हैं वो अपने पशुओं को छोड़ देते हैं। तो इससे होगा क्या? सॉइल इरोजन की समस्या होगी, लैंड डिग्रेडेशन होगा। तो ये जो ओवरग्रेजिंग है इसको भी क्या करना है? रेगुलेट करना है। तो ये सारे समाधान हैं इसकी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी इस चैप्टर को हम अगले पार्टों में देखेंगे। इस पार्ट में इतना ही है। मैं प्रैक्टिस आप एटलस की सहायता से करेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।